स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम पी ब्लॉक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पी ब्लॉक की और बहुत सारी कहानियां आज हमको सीखनी है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा जी, आपने सही तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं इसको, है ना। और इसको अगर नहीं पढ़ा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कभी पढ़ ही नहीं सकते, आप कभी समझ ही नहीं सकते। देखो, मेरा मोटिव ये है कि आपके चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मोटिव ये भी है कि वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से हो, है ना। याद ना करने पड़े कि सर इसका आंसर ये है। कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा पी ब्लॉक से रिलेटेड। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि पी ब्लॉक के अंदर जो 10 मार्क्स का वेटेज है, ये गारंटी मेरी रही कि आपको किस तरीके से ये 10 मार्क्स मुझे दिलवाने हैं। तो उसके लिए प्रॉपरली वीडियो देखो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, जो मैं कह रहा हूं वो आप करो, तो आपका काम बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो सर, आज की क्लास में क्या है। पहले तो मैं पुरानी क्लासेस की बात करूं तो लास्ट क्लासेस में आपने क्या क्या सीखा। लास्ट क्लासेस में आपने सीखा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें, एटॉमिक नंबर याद कैसे रखें, है ना, नेमिंग कैसे बनाएं, ऑक्सो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, और जो नॉन ऑक्सो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्राइव करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दी। इसके बाद जो मेरा डिस्कशन था वो मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाई, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझाई। जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे, मैंने सारे केसेस बेटा जी आपके साथ डिस्कस किए। चलो, तो ये तो थी हमारी कहानी सबकी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा जी, जिसको बार बार मैं यूज करता हूं, जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, हाँ, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, समझना ये बात, ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पे कभी नहीं पहुंचोगे। और अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं समझ पाए तो दैट मीन्स कि हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, कौन सा एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। और यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सर जो ये शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ये एक दूसरे के पैरेलल इफेक्ट है, मतलब एक साथ आपको दोनों इफेक्ट दिखाई देंगे, ये शील्डिंग भी पेनिट्रेशन भी। और शील्डिंग पेनिट्रेशन सीखे तब इनर्ट पे पहुंचेंगे, और इनर्ट पे पहुंचेंगे तो क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे। ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें बिल्कुल सही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट का। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर ये जो दोनों इफेक्ट हैं, पहली चीज तो एक दूसरे के पैरेलल है, और दूसरी चीज ये मल्टी ऑर्बिटल्स पर ही लगते हैं। मल्टी ऑर्बिटल्स पर ही लगेंगे, मतलब ऐसे एटम पर वैलिड होंगे जिसके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। अगर ऑर्बिटल एक से कम है, मतलब एक से कम नहीं, अगर ऑर्बिटल एक है उसके पास, तो कभी शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी नहीं होगी। और यहां से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। तो मल्टी ऑर्बिटल इफेक्ट है, ये तो क्लियर है। मल्टी ऑर्बिटल, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक और पैरेलल, ये तीन बातें याद रखना। चलो अब देखते हैं कि सर मैं दिखाता हूं कि आपको मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसके पास मतलब f ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब यहां पे मेरी कहानी क्या है, चलो समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, छोड़ो, ये मैंने क्या करा बेटा जी, ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये मेरे पास फर्स्ट शेल, ये मेरे पास सेकेंड शेल। आप जानते हो कि सर फर्स्ट शेल की मतलब n बराबर 1 पर एक ही सब शेल होता है, वो होता है s। जब हम सेकेंड शेल में पहुंचते हैं तो आपको पता है दो सब शेल आ जाते हैं, s भी आ जाता है और p भी आ जाता है। जब हम थर्ड शेल पे जाएंगे तो थर्ड शेल पर s भी मिलेगा, p भी मिलेगा और d भी मिलेगा। तभी आप कहते हो ना, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s, सेकंड शेल में 2s 2p, थर्ड शेल में 3s 3p 3d, तीनों मिल जाएंगे आपको। तो ये जो फर्स्ट शेल है सर, ये तो ऑब्वियस ये क्या है, ये 1s है। ये क्या है, 1s है। चलो मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं कुछ बहुत सारी चीजें मिक्स करूंगा तो गड़बड़ ना हो। तो ये 1s है, बस आप ये याद रखना, ये क्या है, 1s है। और ये हमारा क्या है कि सर ये तो 2s है, इधर लिख दिया। और 2s है तो 2p भी कहीं ना कहीं होगा। ये मेरे पास रहा 2p, इन दोनों की एनर्जी बराबर है। ये क्या है सर, ये मेरे पास है 2p, है ना, बराबर सी एनर्जी है ना, ज़्यादा सी दिखाना मत, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर ज़्यादा एनर्जी दिखाई तो।
मतलब ये कहानी कुछ इस तरीके से है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है सर, ये 2s बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 3s और 2p। ठीक है, अब आप देखो कि सर कहानी क्या है, कि अभी तो कहानी ये है कि 1s ठीक है, जो इसमें जो 1s है यहां से, और यहां से क्या निकला है 2s और 2p। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 2s और 2p की एनर्जी कैसी है, बराबर है, अभी 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 दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि सर जो आपके पास 2s है, अब देखो अब क्या है कि ये न्यूक्लियस जो है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। आपको पता है कि सर जो 1s है, 1s को अपनी तरफ खींचेगा तो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, मतलब देखो कुछ डॉट 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 डॉट, ये जो आपका 1s पहले इतना आगे तक जा रहा था, अब वो थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच गया, वो अंदर की तरफ खींच गया, मतलब न्यूक्लियस ने उसको पेनिट्रेट कर लिया थोड़ा सा अंदर की तरफ, न्यूक्लियस ने क्या करा, उसको पेनिट्रेट कर लिया थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो सर ये पेनिट्रेट हो गई कहानी सब तरफ से। अब बात आएगी सर 1s को तो करा, अब वो 2s 2p में भी तो लगा रहा होगा पेनिट्रेशन पावर, भाई न्यूक्लियस से वो तो खींचेगा सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां से भी मिले, तो यहां पे क्या है कि सर 2s को भी खींचेगा 2p को भी खींचेगा। अगर 2s 2p में कंपैरिजन करूं तो किसको ज्यादा खींचेगा, तो मैंने आपको बताया था कि सर जो पेनिट्रेशन पावर होती है, जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो s की ज्यादा होती है, फिर p की, फिर d की और फिर f की। ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बताया था। ये कैसे बताया था कि सर अगर आपके पास स्फेरिकल है और आपके पास अगर डंबल है, अगर ये कहानी है, तो सर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास क्या है सर, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास क्या है बेटा जी, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से क्या करता है, ये न्यूक्लियस हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मतलब ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। यहां पे बस, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डंबल शेप में है, अगर वो डंबल शेप में है तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, वो इतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि सर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो s को ज्यादा खींचेगा, p को इतना नहीं खींच पाएगा, बिकॉज s में तो हर तरफ से डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे, लेकिन p में ऐसी कहानी नहीं है। तो हमने क्या देखा कि सर s को उसने थोड़ा अंदर की तरफ खींच लिया, ये मैं डॉट बना रहा हूं, ये आपके पास s का हो गया, ये मेरे पास क्या है कि अब आपका 2s थोड़ा अंदर आ गया, इसे 2s डैश कह दे रहा हूं मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए, तो 2s आपका क्या आ गया, अंदर आ गया। ऑब्वियस है थोड़ा अंदर 2p भी आया होगा, भाई 2s के कंपैरिजन में कम है, लेकिन 2p भी थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। अगर 2p भी थोड़ा सा अंदर की तरफ बेटा जी शिफ्ट हुआ है, फिर कहानी क्या हुई, देखो फिर कहानी क्या हुई कि सर जैसे ही ये 2s थोड़ा सा अंदर की तरफ गया, जैसे ये 2s थोड़ा सा अंदर की तरफ गया, अब 2s की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई, भाई अब वॉल्यूम कम हो गया, इलेक्ट्रॉन उतने ही, तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया कि 2s जैसे ही यहां से यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो बेटा जी जैसे ही 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, मतलब कहानी क्या हुई कि सर जैसे ही न्यूक्लियस ने पेनिट्रेशन पावर लगाई, अभी और अच्छे से समझेंगे, अभी पावर को समझो कि सर पेनिट्रेशन पावर, यार मैं न्यूक्लियस पावर लिख रहा हूं अभी, न्यूक्लियस ने जैसे ही पावर लगाई उसकी पावर से 2s क्या हो गया, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2s क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2s कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो गया। और सर अगर 2s कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये तो क्लियर हो रहा होगा इतनी बात, तो ये पॉइंट जो बता रहा हूं वो, न्यूक्लियस की पावर लगी, पावर लगने से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 1s का भी 2s का भी, 2s का अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अब पास पास आ गए, मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो अब खुद दिमाग लगाओ कि सर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपनी पावर बाहर कम लगा पाएगा। भाई अगर मान लो उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, पहले क्या थे कि इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर थे तो उसकी पावर अच्छी खासी लग रही थी 2p पे, अब क्या हुआ कि सर जैसे ही 2s आपका यहां आ गया, अब आपका 2s जैसे ही यहां आ गया बेटा जी, 2s यहां आने की वजह से अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस 2p पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं लगा पा रहा। क्यों? क्योंकि सर ये जो आपके पास ये जो आपको s दिखाई दे रहा है, ये जो आपको s दिखाई दे रहा है, मैं ये दिखा दे रहा हूं कि ये जो s है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस जो है ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p पे नहीं लगा पा रहा। अब कर क्या रहा है सर, 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस की पावर को शील्ड मतलब होता है रोकना, शील्ड का मतलब क्या है, रोकना। तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की पावर को, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 2p पे जाने पर क्या कर रहा है, ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या हो गया, देखो यहां भी समझाता हूं कि सर न्यूक्लियस की पावर बढ़ी, न्यूक्लियस की पावर ने से कॉन्ट्रैक्ट करा, 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या हो गया कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया टुवर्ड्स 2p, टुवर्ड्स 2p। क्यों, क्योंकि इस 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने बेटा जी शील्ड करना स्टार्ट कर दिया, इसने क्या कर दिया, शील्ड करना स्टार्ट कर दिया, रोकना। मतलब अब पास पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के नहीं जा पाएगा ना, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस ऐसे निकलने के लिए रास्ता चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रास्ता बंद हो गया, अब इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत पास पास आ गए तो न्यूक्लियस यहां से निकल के नहीं जा पाएगा 2p की तरफ। इतनी बात तो समझ में आई। चलो अब देखो मैं जरा इधर का रफ करता हूं आपको समझाने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो कि अगर सर इतनी कहानी मेरे पास हुई, अगर इतना कॉन्सेप्ट मेरे पास हो गया तो समझना, ये देखो ध्यान से, ये मेरे पास था न्यूक्लियस, ये था मेरे पास 1s, ये था मेरे पास 2s और 2p। देखो ये 1s है, ये 2s है और ये क्या है मेरे पास 2p है। न्यूक्लियस ने क्या करा, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के 2s को 1s को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लिया, है ना। ये आपका 1s कहां आ गया, यहां पे आ गया, खींच के अंदर की तरफ। पेनिट्रेशन पावर लगी भाई इस पे पेनिट्रेशन पावर लगाई इसने, इसे अपनी तरफ खींच लिया। अब 2s पे भी तो लगेगी भाई पेनिट्रेशन पावर, तो वो 2s पे भी लगाएगा, पेनिट्रेशन पावर उसने 2s पे भी लगाई और 2p पे भी लगाई। लेकिन क्या हुआ कि 2s भी थोड़ा सा अंदर की तरफ, क्योंकि 2s को ज्यादा खींचेगा, 2s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो आपका 2s क्या आ गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया। अब 2p मानो 2p भी थोड़ा सा अंदर आया होगा थोड़ा सा अंदर, लेकिन क्या कहानी हुई कि सर अब ये जैसे ही थोड़ा अंदर आ गया, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब अब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत डेंस हो गया। अगर ये बहुत डेंस हो गया तो इसकी डेंसिटी बढ़ने से क्या हो गया, ये शील्ड करने लगा, ये शील्ड करने लगा किसको, न्यूक्लियर्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने लगी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी पास में आई। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोकने लगी तो ऑब्वियस है कि ये जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस 2p पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, 2p पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या हो गया बेटा जी, कम हो गया, 2p पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये कम होता चला जाएगा, है ना। तो इसे जैसे अंदर खींचा उसने, यहां तक ले आया, तो उसके बाद 2p पे तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं पा रहा है। अगर 2p पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी, 2p पर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2p पर है ये क्या हो गया, लेस हो गया। अगर ये लेस हो गया तो एक तो भैया कि अच्छे से खींच नहीं पाएगा 2p को वो अंदर, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि सर अब जो 2s आपका अंदर आ गया, ये 2s जो आपका अंदर की तरफ आ गया, ये 2s बेटा जी अब इस 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल भी करना स्टार्ट कर दिया, इसने क्या कर दिया, रिपल्शन करना भी स्टार्ट कर दिया। पहले अंदर आया 2s खिंच के, न्यूक्लियस को इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने नहीं दिया, तो न्यूक्लियस तो ध्यान दे नहीं पा रहा है, थोड़ा सा फ्री हो गया p आपका। अब p जैसे ही फ्री हुआ फिर 2s ने कही रुक जा भाई, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी इलेक्ट्रॉन, जरा मुझसे दूर हो जा। तो क्या करा उसने, 2s को भी बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया, 2s आपका यहां चला गया, 2s आपका यहां चला, सॉरी 2p आपका यहां चला गया, तो 2s अंदर की तरफ आ गया। ये 2s जो अंदर की तरफ खिंचा है, ये किसकी वजह से खिंचा है, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसको क्या कहेंगे हम, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से खिंचा है। और ये जो 2p आपका बाहर की तरफ गया, ये जो 2p आपका बाहर की तरफ गया है, वो क्यों गया है कि सर 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने शील्डिंग कर दी, शील्ड कर दिया। अब ये सर निकल के नहीं जा पा रहा न्यूक्लियस, तो अगर निकल के नहीं जा पाएगा तो 2p पे ध्यान नहीं रहेगा, 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी नहीं, लूजली हेल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा दूर गया सर, इसने 2s ने और रिपेल करके उसे थोड़ा और दूर कर दिया। तो यहां पे ये किसकी वजह से हो रहा है सर, ये हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो एक साथ ये दोनों चीजें वर्क करती हैं कि सर शील्डिंग इफेक्ट की कहानी क्या है और पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं
कि सर न्यूक्लियस था, ये 1s था और ये आपका 2s और 2p पहले बराबर एनर्जी के हुआ करते थे, लेकिन पहले क्या करा सर, न्यूक्लियस ने अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, 1s को थोड़ा अंदर कर लिया, ओके 1s को करा थोड़ा सा अंदर और 2s को भी अंदर करा। 2s को अंदर करने के बाद क्या हो गया कि 2s की अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p पे नहीं लगा पा रहा। अगर ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p पे नहीं लगा पा रहा तो सर 2p पे इतना ध्यान नहीं जा रहा इसका। अगर 2p पे ध्यान नहीं जा रहा तो क्या कर रही है कि सर 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से और दुखी करेगी, कहेगी कि भाई तेरे पे न्यूक्लियस खींच तो पा नहीं रहा, अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने 2p को रिपेल भी करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही रिपेल करना स्टार्ट करा आपका 2p कहाँ चला गया, इससे ज्यादा, मतलब बढ़ गया कुछ इस तरीके से। तो देखो 2s और 2p की एनर्जी अब स्प्लिट हो गई, 2s की एनर्जी कम हो गई, 2p की एनर्जी ज्यादा हो गई। तभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि 1s2 फिर उसके बाद 2s2 और 2p, तो 2p की एनर्जी हम क्या रखते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं। तो ये हमारे पास शील्डिंग और पेनिट्रेशन की कहानी है। तो ये शील्डिंग है, ये पेनिट्रेशन है। ये क्या हो गया, पेनिट्रेट हो गया। अब इसमें आप देख रहे होगे कि सर पहले ये वाला जो रीजन है, ये देखो ध्यान से, ये जो रीजन है, ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है सर, पहले ये यहां तक का रीजन 1s का था, अब 1s आपका कहां चला गया, यहां चला गया 1s आपका बनके। तो अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किसकी है, ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा जी। अब तो 2s ने क्या करा, 1s के इलेक्ट्रॉन के रीजन में, देखो ध्यान से समझो कि 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने 1s के इलेक्ट्रॉन रीजन में, 1s का पहले था वो इलेक्ट्रॉन रीजन, उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रख दिया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहचान दिया, पेनिट्रेट कर दिया, इसी को हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यही देखो, यही है भाई, पेनिट्रेट हो रहा है ना, ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो पेनिट्रेट कितना हो रहा है कि पहले जो 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करती थी, अब उसके अंदर 2s ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज दी, 1s को और अंदर चला गया। तो ये बात याद रखना कि 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1s के इलेक्ट्रॉन रीजन में पेनिट्रेट करेगी, और अगर पेनिट्रेट करेगी अंदर की तरफ जाएगी, तो इसी को हमने नाम क्या दे दिया सर, पेनिट्रेशन इफेक्ट कह दिया। इसी को हमने क्या कहा, पेनिट्रेशन इफेक्ट कह दिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट का। तो एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लो, जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, बिकॉज सही तरीके से अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं कि आपने 11th 12th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हालांकि वो गलत तरीके से पढ़ते हैं, असल कॉन्सेप्ट जो है बेटा जी शील्डिंग और पेनिट्रेशन का, वो यही है हमारे पास, सही कॉन्सेप्ट यही है। तो हम ये याद रखेंगे कि सर मल्टी ऑर्बिटल्स, तो देखो अगर दो ऑर्बिटल ना हो तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके रीजन में जाएगी, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके रीजन में जाएगी, तो वहां पे दो ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये कैसा है, मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिना है। और शील्डिंग के लिए सर कौन सा ऑर्बिटल किसको शील्ड कर रहा है, तो वहां पे भी एक से ज्यादा ऑर्बिटल होने चाहिए। मान लो कि जिसके पास एक ही ऑर्बिटल है, ना तो वहां शील्डिंग होगी ना वहां पेनिट्रेशन होगा। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखना कि सर ये मेरे पास शील्डिंग की कहानी है, ये मेरे पास पेनिट्रेशन की कहानी है। अब देखो मैं यहां से एक बड़ा दिलचस्प सा क्वेश्चन कराता हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बहुत दिलचस्प सा क्वेश्चन कराता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलो अब देखो कि सर ये तो क्लियर हो गया कि सर शील्डिंग और पेनिट्रेशन दोनों मल्टी ऑर्बिटल इफेक्ट हैं। दोनों कैसे हैं, मल्टी ऑर्बिटल डिफेक्ट हैं। चलो इधर ही लिख लेते हैं, ये कैसे हैं सर, मल्टी ऑर्बिटल। जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, और जो हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट है, जो हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ये दोनों बेटा जी कैसे हैं, ये दोनों हमारे पास मल्टी ऑर्बिटल फिनोमेना है। अगर एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर नहीं होगा, मल्टी ऑर्बिटल्स फिनोमेना है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सर एक मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, पहली बात तो ये जान लो कि सर अगर मैं पूछ रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम के पास कितने शेल होंगे, तो कभी आंसर एक मत देना, एक नहीं सर, हाइड्रोजन एटम के पास कितने शेल हैं, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, लेकिन हम उन शेल्स की बात करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि एक है। लेकिन इनफाइनाइट शेल, कोई भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होंगे। ध्यान से देखो, अब मैं कह रहा हूं कि सर ये 1s है, ये इसका 2s है, ये इसका 2p है, ये इसका 3s है, ये इसका 3p है, ये इसका 3d है। दूसरा एटम मैंने ले लिया बेटा जी कार्बन एटम। कार्बन एटम में बात करिए सर, ये 1s, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है।
बताओ इनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो आप यहां देखो कि सर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन कितना है, सिर्फ 1s1। कार्बन की बात करें तो जनरली इलेक्ट्रॉन कहां तक जाता है, 1s2, 2s2 और 2p2 तक। तो आप यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको सर ये मल्टी ऑर्बिटल है और ये आपका एक ही ऑर्बिटल है, मोनो ऑर्बिटल है। तो मोनो ऑर्बिटल पर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहां पर होगा। और अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं है तो सर ये तो क्लियर है कि यहां पे एक ही शेल है, ये सेकंड शेल है, तो इसमें तो एनर्जी 2s की ज्यादा होगी। लेकिन अगर 2s 2p के बीच में पेनिट्रेशन और शील्डिंग नहीं है तो इनकी एनर्जी बराबर रहेगी। सर ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल, एनर्जी थर्ड शेल की ज्यादा होगी, लेकिन अगर पेनिट्रेशन और शील्डिंग नहीं है तो इनकी एनर्जीज स्प्लिट नहीं होंगी, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर मैं कार्बन एटम में देखूं तो कार्बन एटम की कहानी क्या है कि सर 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s 2p में पेनिट्रेशन शील्डिंग लगा, एनर्जी स्प्लिट हो गई, 2p की ज्यादा हो गई, फिर 3s में थर्ड शेल, यहां पे कुछ इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये काइड्रन, मतलब ये ऐसे एटम्स के लिए है जिसके पास दो ऑर्बिटल या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब क्या है, शील्डिंग का मतलब है कि सर जब आपका ऑर्बिटल पेनिट्रेट हो गया, अंदर की तरफ आ गया, पेनिट्रेट ज्यादा कौन होगा, s, बिकॉज वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो s जैसे ही अंदर की तरफ आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब अब न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके बाहर 2p तक पहुंच ही नहीं पा रहा, 2p तक नहीं पहुंच पा रहा तो 2p अंदर आ नहीं पा रहा, 2p अगर अंदर नहीं आ रहा तो दूसरी दिक्कत क्या कर रहा है सर, 2s और अपना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दिखा के उसे और बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वजह से बाहर गया, और जो 2s आपका अंदर आ रहा है ये पेनिट्रेशन पावर की वजह से आ रहा है। तो ये एक साथ ही लगेंगे, अंदर पेनिट्रेशन पावर की वजह से आ रहा है, बाहर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जा रहा है। तो एक बार और देख लो, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आपसे कह रहा है तो सर सेकंड शेल की ऑब्वियस ज्यादा होगी फर्स्ट शेल से, लेकिन 2s 2p की एनर्जी स्प्लिट ही नहीं हो पाएगी, दोनों बराबर रहेंगी। यहाँ पे थर्ड शेल की ऑब्वियस ज्यादा होगी लेकिन इनकी एनर्जीज स्प्लिट नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये हमारा ऑर्डर रहेगा। और यहाँ पर एनर्जीज स्प्लिट होंगी बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेशन और शील्डिंग आपको दोनों दिखाई देंगे। तो ये कहानी थी हमारी शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट की। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई, मैं यहां से रिजल्ट लिख देता हूं, आपसे शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए मैं डेफिनेशन वाले पोर्शन पे जा नहीं जा रहा बिकॉज वो टाइम कंज्यूम करेगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, आप क्या समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को। अब देखो ये दोनों चीजें अगर हमने सीख ली तो अब हम मूव कर जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। अब हम मूव करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। सर की इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करूं तो पहले जो हमने पढ़ा उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि सर अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, वो तो हमें पता है कि s की सबसे ज्यादा, देन p की, देन d की, देन f की, है ना। क्यों, सिमेट्रिकल, मैंने बताया था इसके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अंदर खींचेगा। अच्छा दूसरी बात हम करें, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा शील्ड कौन करता है, सबसे ज्यादा शील्ड भी s ही करता है, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। कैसे सर, ये वाला ऑर्डर कैसे लगाया, इसका आंसर तो मैंने आपको दे दिया था। ये कैसे है कि मतलब शील्डिंग इफेक्ट s सबसे ज्यादा क्यों करता है, ध्यान से देखो। s का जो शेप होती है वो स्फेरिकल है, ठीक है चलो। p की जो शेप है बेटा जी वो डम्बेल है, d की जो शेप है वो डबल डम्बेल है, कुछ इस तरीके से। F की और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, F के पास तो 8 लोब्स होते हैं, मैं एक जनरल बना दे रहा हूं, आप थोड़ा सा समझ लेना, हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है लेकिन मैं आपको एज इट इज बना के दिखा दे रहा हूं। सर इसके पास एक लोब है, लोब की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसके पास एक है, यहां 2 है, यहां 4 है और यहां पर 8 लोब है। अब क्या है कि सर न्यूक्लियस को निकल के जाना है, न्यूक्लियस को निकल के जाना है। जब न्यूक्लियस निकल के जाएगा यहां से, तो न्यूक्लियस जब निकल के जाएगा तो बेटा जी S के पास एक ही लोब है और उस एक लोब के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक लोब के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते ना, तो मैं कह रहा हूं कि सर ये जो ऑर्बिटल बन रहा है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में है, जब ये न्यूक्लियस निकल के जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ध्यान होगा भाई इस पे, वो देख लेगा, और जब देख लेगा तो इसे यहां से निकल के जाने नहीं देगा।
पी के पास गए सर, पी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन लोब 2 हैं, हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां हो और यहां हो तो पी यहां से निकल जाए न्यूक्लियस। अगर मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां है यहां नहीं है तो हो सकता है कि न्यूक्लियस यहां से निकल जाए। तो यहां पे पी ऑर्बिटल थोड़ा कम रोक पा रहा है, न्यूक्लियस को थोड़ा सा कम रोक पाएगा। डी के पास तो और कंफ्यूजन है कि सर नंबर ऑफ लोब और ज्यादा है, हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां हो तो बेटा जी इसके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। एफ के पास गए, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो तो इसके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। तो कहने का मतलब कि जो एस आपके पास सबशेल होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा इन कंपैरिजन टू पी, पी रोकने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे लोब बढ़ेंगी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। भाई 2 इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी जगह में है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोब में, यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में है। तो ऑब्वियस है कि भाई जितने कम जगह में है, जितनी कम जगह में इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस को उतना ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि सर एस की पेनिट्रेशन शील्डिंग पावर ज्यादा है पी से, पी की ज्यादा है डी से, डी की ज्यादा है एफ से। तो ये दोनों चीजें अगर आपने दिमाग में रख ली तो बेटा जी आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का काम हो जाएगा। चलो इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी। अब देखो कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करूं तो क्या कहानी होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ध्यान से देखो कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो हमेशा हायर मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा दिखता है, हायर एलिमेंट्स में। हायर एलिमेंट्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो। तो मैं बात कर रहा हूं, चलो 15 ग्रुप से नाइट्रोजन बिस्मथ ले लेते हैं हमने क्या ले लिया, बिस्मथ ले लिया। तो बिस्मथ में आपने देखा था कि सर F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ पे N-2F होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करा तो N-2 F में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, N-1 D में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, NS और NP दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ऐसी सी कहानी थी बिस्मथ की कॉन्फिगरेशन में, एक बार देख लेना, कुछ ऐसा सही था कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या करा कि सर ये बिस्मथ का न्यूक्लियस है, ये बिस्मथ का 4th शेल है, ये बिस्मथ का 5th शेल है और ये बिस्मथ का 6th शेल है। 4th शेल में 4F है, 5 में 5D होगा और 6 में S भी है और P भी है। ध्यान से देखो F को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये आपके पास F है, F के पास लोब कितनी है 8, ठीक है। ये बेटा जी 5 के अंदर D है तो ये बन गया आपके पास D ऑर्बिटल, 6 के अंदर S है और उसके साथ साथ यहाँ पे P भी है। यही कहानी है पूरी। अब आपको पता है कि सर जो न्यूक्लियस है, क्योंकि इसकी जो F की है इसकी तो सबसे ज्यादा गंदी शील्डिंग होती है, रोक ही नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस को, तो इसकी शील्डिंग कैसी है, पुअर है, पुअर शील्डिंग, बहुत बेकार शील्डिंग है इसकी। तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस को रोक नहीं पाएगा ये, और अगर न्यूक्लियस को रोकेगा नहीं तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएगा। डी की भी इतनी खास शील्डिंग नहीं होती कुछ, तो ये क्या करेंगे, यहां से आराम से निकल के जाएंगे और सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना यहां लगाएंगे, सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना यहां लगाएंगे। तो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस पे लगा रहा है, 6s और 6p पर। और आप जानते हो कि सर 6s और 6p पर जब वो अपना सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो किसको अंदर की तरफ ज्यादा खींचेगा, S सबशेल को, क्योंकि S की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो 6s और 6p पे जब पावर लगाई तो सर उसने 6s को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लिया, 6s को क्या कर लिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लिया। अब 6s आपका अंदर आ गया, जैसे ही 6s आपका अंदर आया अब इतने एरिया की शील्डिंग पावर बढ़ गई। अब 6s अंदर आ गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेटा जी कहानी क्या हुई कि अब न्यूक्लियस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6p पे नहीं लगा पाएगा। 6p पे नहीं लगाएगा तो क्या होगा, 6p आपका लूजली हेल्ड हो गया, बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं रख रखा न्यूक्लियस ने से, तो क्या करेगा 6s जो था वो अपने रिपल्शन से 6p को थोड़ा सा और दूर कर देगा, तो आपका 6p आ गया यहां पे। अब क्या होगा कि सर अब इनकी पुअर अट्रैक्शन की वजह से, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस ने अपनी सारी ताकत किसको खींचने में लगा दी, 6s को। तो 6s के अंदर बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, 6p1 आता है, 6s2 आता है इसके में बिस्मथ में। तो यहां पे कहानी क्या होगी, 6p3, यहां पे कहानी क्या होगी कि सर न्यूक्लियस ने 6s2 को बहुत अच्छे से खींच लिया। तो ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस
और ये मेरे पास था 6s और ये मेरे पास था 6p, थोड़ा सा स्प्लिट हो गई एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है सर, सारी ताकत अपनी 6s पे लगा रहा है खींचने पे। तो ये जो 6s है, 6x पे तो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया इसने, लेकिन 6p पर नहीं लगाया। तो 6s के अंदर बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से उसका सारा ध्यान 6x पे है। तो 6s पे पूरा ध्यान होने की वजह से जो 6s के बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब कि 6s के अंदर ये जो कहानी थी और 6p के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन थे बिस्मथ के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी आगे एक्साइट नहीं होंगे, क्योंकि इनका ध्यान जो है वो न्यूक्लियस ने इनको खींच के रख रखा है। तो मैक्सिमम जो बिस्मथ होगा वो बेटा जी 3 ही बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये जो पेयर है आपका 6s वाला, ये अब इनर्ट हो गया, ये अब रिएक्ट नहीं कर रहा, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इनर्ट हो गया, इनर्ट पेयर बन गया ये अब आपका, ये आपका बॉन्डिंग में नहीं है। तो अगर ये इनर्ट पेयर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर ये बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, सिर्फ 6p कर रहा है। तो 6p के पास अगर सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि सर 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, उतने ही वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है, इसीलिए ये जो बिस्मथ है बेटा जी ये जनरली 3 ही बॉन्ड बनाता है, या फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होगा। तो अब आपको क्या याद रखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट से कि सर अगर जिनके पास f ऑर्बिटल होगा, जिनके पास क्या होगा f ऑर्बिटल होगा, f ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, इनर्ट पेयर आपको दिखाई देगा। इनर्ट पेयर की वजह से क्या हो जाएगा कि जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसलिए आप क्या याद रखोगे कि सर अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ऑब्वियसली मान लो कि जहां f नहीं होगा d होगा, तो d की शील्डिंग क्या होती है, f से तो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जो आपके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो बेटा जी हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, और जो आपके ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। तो ये हमारे पास तीनों इफेक्ट हो गए, चाहे शील्डिंग इफेक्ट हो, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो और इनर्ट पेयर इफेक्ट हो। देखो तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आपको शील्डिंग पेनिट्रेशन समझ नहीं आए तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को कभी नहीं समझ सकते। तो अगर इनर्ट पेयर को अच्छे से समझना है तो शील्डिंग और पेनिट्रेशन हमें समझना पड़ेगा, और अगर ये सब समझ गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा जी यहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी कहानी है पेनिट्रेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, शील्डिंग की, ठीक है। तो इससे क्या निकाला कि सर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो उनका इनर्ट पेयर इफेक्ट कम है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर कम है तो 6s उनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऑब्वियस है कि अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ही आएगी, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, 6s आपका टाइटली बाउंड होता चला जाएगा न्यूक्लियस के साथ। टाइटली बाउंड होगा तो ये पार्टिसिपेट करना कम कर देगा, और अगर ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि हमने क्या क्या चीजें, सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये एक बार जाके सारे कंसेप्ट बेटा जी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। जब आप रिवाइज कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आप देखना कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पी ब्लॉक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।